370, जीएसटी, नोटबंदी, आरबीआई से पैसे निकालने की परिस्थिति, इस देश के पब्लिक सेक्टर को बेचना हो, बैंकों को कंगाल करना हो, बैंकों को मर्जर किया हो, एनपीओ का लगातार बढ़ना हो, अडानी अंबानी के हाथ में सब कुछ सौंपा जाना हो, रेलवे का निजीकरण कर दिया गया हो, बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किस कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए उसको कंगाल बना दिया गया, यह भी अब छुपा हुआ नहीं है। बेरोजगारी इस दौर में चरम पर पहुंच गई। लॉकडाउन की परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों ने क्या क्या दर्द देखे, यह भी हमने देखा, समझा और भोगा। इस देश ने, इस देश के भीतर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस तरीके से उसके लिए फंड नहीं बच पा रहा है। इस देश में एएमयू में एक वक्त जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा मचा था और अब प्रधानमंत्री ने उसे मिनी भारत कहा है। अच्छी बात है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग भी उठा था और जेएनयू सरकार की फहरिस्त में नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी है। यह भी एक स्थिति है। खान मार्केट गैंग भी निकला था और इस देश में संसद में बिना वोटिंग कैसे किसानों के कानून पास हो गए, यह भी देखा गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड इस दौर में कैसे निकल कर आया, यह भी हर किसी ने देखा। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट से निकलकर संसद तक पहुंचने के रास्ते को भी इसी देश ने देखा है। हर दौर में इतने सारे मुद्दों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, हर पे तो चर्चा हुई, बहस हुई, अखबारों में लिखा गया, टेलीविजन स्क्रीन पर हुआ, लेकिन जो जो तबका इन चीजों से प्रभावित हो रहा था वह लगातार विरोध अगर कर रहा था तो उसकी बात किसी ने सुनी क्या और उसके लिए कोई रास्ता निकला क्या? तो फिर किसानों को लेकर यह सवाल कहां तक जायज है कि रास्ता है क्या? रास्ता कोई नहीं होता है, रास्ता बनाया जाता है। रास्ता कभी भी इन शर्तों के आधार पर नहीं होता है कि आप कानून वापस ले लीजिए और सरकार झुकते झुकते झुके और कहे ठीक है कानून वापस ले लेंगे, लेकिन भारत की सियासत इस बात की इजाजत नहीं देती है। किसानों को यह समझना होगा। इसीलिए जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि हम आपको लिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों को पलटते हुए, तो 86 बरस पहले 1934 में पहली बार स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नारा दिया था, जो अन्न उपजाएगा अब वही कानून बनाएगा। जी, जो अन्न उपजाएगा अब वही कानून बनाएगा। यह भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। क्या यह आंदोलन की नई रूपरेखा तय हो सकती है इससे? यह एक सवाल है। स्वामी सहजानंद सरस्वती या भारत के भीतर किसान आंदोलन को अब परखने की जरूरत है, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक ही कहेंगे, सामाजिक और आर्थिक तौर पर तो स्वतंत्रता शायद इस देश को नहीं मिली। इसका जिक्र महात्मा गांधी ने भी 1947 15 अगस्त के दिन ही कोलकाता में वेलिया घाट के घर में ही कर दिया था। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में अब किसान क्या करे, जब सरकार का रुख इतना अडिग है और अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रांतों में वह इस बात को लगातार कह रही है, फैला रही है, बता रही है कि वही सही है। और अब वाजपेयी जी की जयंती 25 तारीख को, उस दिन देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद करके यही कहने वाले हैं। हमें लगता है कि आज इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आपको जिस भूमिका में रखना है रख दीजिए। अंग्रेजों की हुकूमत थी, जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार लगान वसूलते थे यानी टैक्स ज्यादा से ज्यादा लेते थे। 1932-34 के बीच में बिहार को बर्बाद कर दिया था भूकंप ने। अनाज भी नहीं हो पाया था खेतों में और उस वक्त और कोई नहीं, इस देश के भीतर में तमाम जमींदार भी वहां पर लगान वसूलने को तैयार थे। और उससे पहले अगर चले जाइएगा चंपारण और खेड़ा का जिक्र कीजिएगा, खेड़ा में भी यही हुआ था, फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन वहां पर भी लगान वसूलने की स्थिति में थे। तब महात्मा गांधी साथ आए थे और सरदार पटेल उस समय वकालत छोड़कर इस आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन हमको लगता है आज एक माइलस्टोन सहजानंद सरस्वती का खींचने की जरूरत है। उस समय जमींदारी व्यवस्था थी, आज कॉरपोरेटरीकरण है। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, इस वक्त हमारे द्वारा बनाई गई राजनीतिक सत्ता है, लेकिन उसका मिजाज कॉरपोरेट के ठीक उसी तरीके से अनुकूल है जिस तरीके से उस वक्त जमींदारी व्यवस्था के अनुकूल ब्रिटिश सत्ता थी। और हमें लगता है जब उस पीरियड को आप देखेंगे और ध्यान से समझेंगे और परिस्थितियों को देखेंगे तो याद कीजिए 1934 में उस समय दरभंगा महाराज भी थे, वह भी वसूली कर रहे थे, अपने लठैतों के जरिए लगान वसूली कर रहे थे। सहजानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी तक के पास हो गए। महात्मा गांधी ने कहा कि हमें तो संयुक्त मोर्चा ब्रिटिशर्स के खिलाफ बनाना है, अभी हमको लड़ाई नहीं लड़नी है अपने यहां के जमींदारों से। और वहीं से सहजानंद सरस्वती का रास्ता थोड़ा सा अलग हो गया।
सहजानंद सरस्वती ने बहुत साफ तौर पर कहा कि इस देश के भीतर में ब्रिटिश हुकूमत तभी तक चल पाएगी जब तक यहां पर जमींदारों का संरक्षण वो देती रहेगी और जमींदारी व्यवस्था चलती रहेगी। इसीलिए जमींदारों को खत्म कर दीजिए, उनकी हुकूमत खुद ब खुद डगमगा जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप जिन्ना के पीछे जो पाकिस्तान बनाने को हिमायती थे, उस समय जो मुस्लिम बड़े जमींदार थे, उन्होंने 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के पीछे खड़े थे। वह चाहते थे कि पाकिस्तान बने जिससे जमींदारी की हुकूमत उनके पास बरकरार रहे। यानी ब्रिटिश सत्ता को कमजोर करने के लिए इस देश के भीतर में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में सहजानंद सरस्वती बढ़े थे। और यह आंदोलन कोई छोटा नहीं था। 1934 से लेकर लगातार अगर आप देखते चले जाइएगा तो गांव गांव, पंचायत पंचायत और शायद खेड़े खेड़े हर जगह पर उन्होंने मजबूत की थी स्थिति। यह स्थिति अगर जमींदार व्यवस्था को भारत में पूरी तरीके से आंदोलन के जरिए अगर उस वक्त खत्म कर दिया जाता तो शायद भारत आजादी के बाद एक नई परिस्थितियों के साथ जी रहा होता, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था के दायरे में शोषण जिनका होता था वो किसान ही था, किसान और मजदूर ही था। पाकिस्तान में है अभी भी बहुत सारे जमींदार। भारत के भीतर में ये एक बिजनेस एस्पेक्ट से कॉरपोरेटीकरण हुआ है और कॉरपोरेट के साथ सरकार खड़ी है। और जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो समझना होगा कि सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने लिए नाम नया हो, वो इस बात को समझे इनका जन्म गाजीपुर में हुआ था। नवरंग राय इनका नाम था। ये बाद में स्वामी की भूमिका में आ गए, लेकिन फिर महात्मा गांधी से 1920 में मिले तो फिर ये आंदोलनरत हो गए और देश की आज़ादी में कूद गए। लेकिन जब किसानों के सवाल पर इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो सबसे पहले किसानों के एक्सप्लॉइट करने वाली जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और उस वक्त कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन का नाम हो, चाहे जन कवि नागार्जुन का नाम हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का नाम हो, चाहे गुजरात में उस समय इंदुलाला अग्निक थी, आंध्र प्रदेश में एनजी रंगा थे, केरल में नंबूदरी पात थे, बंगाल में बंकिम मुखर्जी थे, सभी इनके साथ खड़े थे। इन्होंने इस देश के भीतर में आंदोलन किसानों का इस रूप में खड़ा किया। ये एक अलग मसला है। उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बड़ा अंतर आ गया है। लेकिन अगर ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर इस देश के भीतर में कानून बनने लगे, इस देश का कॉरपोरेट अगर जमींदारी तरीके से चीजों को एक्सप्लॉइट करने लगे और सत्ता और कॉरपोरेट ठीक उसी तरीके से हो जैसे ब्रिटिश सत्ता और जमींदारी प्रथा एक साथ खड़ी थी, तो फिर लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? और यह सवाल, रास्ता क्या है, उस रास्ते को नई दिशा से आपको परिभाषित भी करना होगा। उस समय जिस समय किसानों से वसूली करने के लिए दरभंगा महाराज के लठैत पहुंचे थे, उस समय उन्होंने बहुत साफ तौर पर एक और नारा दिया था, माल गुजारी अब नहीं भरेंगे, लठ हमारा जिंदाबाद। किसान के हाथ में लठ होता है। लेकिन महात्मा गांधी ने बार बार आंदोलनों की दिशा में एक बात का जिक्र किया कि आंदोलन अहिंसात्मक ही होगा, और आंदोलन अहिंसात्मक ही रहा सहजानंद सरस्वती के जरिए भी। लेकिन जिस निडरता के साथ और जिस क्षमता के साथ किसानों ने इस देश में आंदोलन शुरू किए, उसकी परिणति इसलिए भारत में नहीं हो पाई क्योंकि 1941 में जब जर्मनी ने रशिया पर हमला कर दिया तो इन सब के बीच में इसको पीपुल्स वार की तर्ज पे भारत के वामपंथियों ने अपनाया। अन्यथा माना गया कि फासिज्म आ जाएगा। जर्मनी अगर रूस को जीत लेगा तो फासिज्म वहां पर आ जाएगा। तो सहजानंद सरस्वती भी रशिया के लिए खड़े हो गए। रशिया के लिए खड़े होने का मतलब यह था कि अंग्रेजों के साथ खड़ा होना। उस समय मित्र देश जो थे वह अंग्रेजों के साथ खड़े गए। और उस दौर में, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर में, अगर आप देखिएगा तो भारत के भीतर में जमींदारों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एक लिहाज से रुकावट आ गई और वो थम सा गया। लेकिन उन सब के बावजूद भी जितने आंदोलन जिस तर्ज पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 45 के बाद भी इस देश के भीतर में आंदोलन हुए, उसमें किसान सभा जो 1936 में जब किसान सभा बनी थी, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे, जिन जिन राज्यों में किसान सभा मजबूत थी वहां वहां आंदोलन निकल कर आए। अगर आप याद कीजिए तो तेलंगाना का आंदोलन जो आंध्र प्रदेश में उस समय हिस्से में था, या याद कीजिए बंगाल का तेभागा का आंदोलन, या याद कीजिए केरल के पुनरमा वायलर का आंदोलन, या बिहार में वकाप्त आंदोलन हुआ था एक, या फिर असम में सुरमा वैली का आंदोलन हुआ था। ये सारे आंदोलन इसलिए हुए थे क्योंकि किसानों ने अपने संगठन को मजबूत किया था।
अब सवाल यह है कि ये तो जिक्र हम आपसे 70-75 वर्ष पहले का कर रहे हैं, तब से अब की परिस्थिति में जब अंतर आ गया है तो किसान क्या करे? सरकार बातचीत करती है लेकिन कानून वापस नहीं लेगी, किसान क्या करे? क्या ये मौका सरकार से इतर उस कॉरपोरेट से सीधे संघर्ष का नहीं है जो कॉरपोरेट रसद पानी इस सरकार को देता है? यह बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि जमींदारी भी रसद अंग्रेजों को देती थी और उनके लिए एक्सप्लॉइट करती थी। मौजूदा वक्त में कॉरपोरेट की भूमिका भी इस पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए अपने तरीके से अपने अनुकूल नीतियों को बनवाती है और उसकी एवज में पैसा देती है। आप कहेंगे पैसा कैसे दिया जाता है? देखिए, इस देश के भीतर में कोई, जो लोहिया ने कहा था कि हम लोग को अपने चुने हुए सांसद को बुलाने की भी सोच होनी चाहिए, और इन सब बातों का जिक्र जब आप करेंगे आज की तारीख में कि क्यों नहीं रिकॉल हम लोग कर सकते हैं चुने हुए सांसद को, क्यों नहीं बुला सकते हैं चुनी हुई सरकार, या फिर 5 साल इंतजार क्यों किया जाए चुनाव का, पहले क्यों नहीं हो सकता? ये परिस्थिति अभी नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की परिस्थिति आपने देख ली, चुनाव आयोग की स्थितियों को आपने देख लिया। इन बातों को जो पहुंचाता है, चाहे वो मीडिया के तर्ज पर हो या सूचना तंत्र के तौर पर हो, उसकी भूमिका भी आप लगातार देख समझ पा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या मौजूदा वक्त में जो रसद पानी कॉरपोरेट से सरकार को मिलता है उसको बंद कराने की स्थिति में क्या किसान आंदोलन बढ़ सकता है? टैक्स उस समय लगान नहीं दिया जा रहा था, उस समय मालगुजारी नहीं दी जा रही थी, अब तो टैक्स के आधार पे ही पूरी सरकार चलती है और टैक्स कमोवेश हर चीज में लिया जाता है। किसान टोल फ्री तक बढ़े हैं। सवाल यह है, ये आंदोलन व्यापक होकर इस देश के भीतर में जो भी टैक्स है उससे इनकार ये देश क्यों नहीं कर सकता है, अगर ये देश का आंदोलन है तो? और यूं भी इस देश के भीतर की परिस्थितियां बतलाती है कि महंगाई और टैक्स, सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं होता है कि महंगाई कितनी भी हो, वो टैक्स लादते चली जाती है। जो वरिष्ठ नागरिक थे जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा की थी, उनको जो रियायत मिलती थी इस लॉकडाउन के दौर में, उनकी रियायत भी छीन ली गई, उनकी रियायत भी खत्म कर दी गई। ये तमाम चीजों को जब आप समझना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि कॉरपोरेट का जिक्र करते ही आपके जहन में 2-3 बात आने। कॉरपोरेट डोनेशन क्यों देता है? 2019 का इलेक्शन जब हो रहा था उससे ठीक पहले, जो 2018-19 मानकर चलिए, 2018 के अप्रैल से लेकर 2019 के मार्च तक जो कॉरपोरेट का डोनेशन था वो कितना बड़ा डोनेशन था। अगर इसको पार्टी वाइज देखेंगे, बीजेपी को 698 करोड़ रुपए डोनेशन के तौर पर कॉरपोरेट ने दिए। सिर्फ 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर का हम जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस को 127 करोड़ दिए, तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल के वो तीसरे नंबर पर 42 करोड़ रुपए उसको मिले, एनसीपी को 11 करोड़ मिले, सीपीएम को लगभग 1.25 करोड़ मिले। ये नेशनल पार्टीज, हम इनका जिक्र आपसे कर रहे हैं। इन सब के बीच में सरकार ने अपने पास पैसा किस रूप में आते जाए, इसी दौर में इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी बनाया और इलेक्ट्रल बॉन्ड भी बनाया। इलेक्ट्रल ट्रस्ट के जरिए जो पैसा आया इस दौर में, जिसमें तमाम बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का समाहित होता है, 617 करोड़। अलग अलग जगहों पर इस देश में जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है ना, उसने भी पैसा दिया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इस देश की इंडस्ट्रीज जो है, जिसको कई कॉरपोरेट ही चलाते हैं, लगभग 100 करोड़ दिया। जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है उसने लगभग 60 करोड़ दिया। जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है उसने भी लगभग 32 करोड़ दिया। इन सबों ने पैसा दिया। लेकिन सवाल फिर यह आ रहा है कि अगर सीधी लड़ाई किसान कॉरपोरेट के खिलाफ शुरू कर देगा तो सरकार क्या करेगी? क्योंकि सरकार अपने तौर पर कुछ भी नहीं है। आप सरकार से सिर्फ चुनाव के वक्त लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव के अलावे, चुनाव तो 2024 में होने हैं, उससे पहले आप कैसी लड़ाई लड़ेंगे? तो इसका मतलब है जिनके लिए ये पॉलिसीज बनाई जा रही है, जाहिर है वो जरूर हित साधते होंगे। उसका भी हम एक आपको प्रूफ देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होता है उसमें जो कॉरपोरेट्स ने बॉन्ड खरीदे और सरकार ने कहिए पॉलिटिकल पार्टीज को वो बॉन्ड देते चले गए फंडिंग के तौर पर, उसको सोचिए कितना पैसा दिया गया। मार्च 2018 से अक्टूबर 2020 यानी 19-20 यानी लगभग 2.5-3 साल में
2 years 7 months के बीच में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा पैसा है वो लगभग 6,492 करोड़, 6,492 करोड़, और जो बॉन्ड्स लिए गए उनकी तादाद लगभग 12,000 है। लेकिन जो इस देश के टॉप मोस्ट कॉरपोरेट्स हैं, जो टॉप मोस्ट कॉरपोरेट, नाम लेने की जरूरत नहीं, हम टॉप मोस्ट 10 कॉरपोरेट बताते हैं जो सरकार के अनुकूल है, उन्होंने लगभग उसमें से 8,000 बॉन्ड्स खरीदे। सवाल है, इलेक्शन के लिए पैसा दे रहे थे या बाद में भी पैसा देते हैं, और पॉलिसीज उनके अनुकूल हो जाए तो उसकी एवज में भी पैसा देते हैं। यकीनन उसकी एवज में भी पैसा देते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का वक्त था, हम 2019 का अगर इलेक्शन देखें तो हम मानकर चलें कि लगभग जनवरी से लेकर मई तक जो भी पैसा दिया गया होगा, इलेक्शन के लिए पैसा दिया गया होगा, वो पैसा 4,794 करोड़ था, 4,794 करोड़, 88 लाख, ये टोटल था इलेक्शन ईयर जनवरी से मई तक। मई के बाद यानी जुलाई और अक्टूबर में भी पैसा दिया गया। किस लिए पैसा दिया? जाहिर है पॉलिसी के लिए पैसा दिया जाएगा। इलेक्शन तो हो गया, आप जीत गए, उससे पहले जो पैसा दिया गया, अब तो आपको पॉलिसी डिसीजन के लिए पैसा दिया जा रहा होगा, पहले भी दिया गया होगा, बाद में भी दिया जाएगा। तो ये सरकार जब चुनकर आ गई तो उसके बाद जो जुलाई से अक्टूबर तक 2,731 करोड़ रुपए बॉन्ड, पॉलिटिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रल बॉन्ड कहते हैं, वो पार्टियों को दे दिए गए, जिसमें 98% लगभग बीजेपी के हिस्से में गया। अगर आप उससे पहले चले जाइएगा, जब ये चुनाव नहीं हो रहा था 2018 में, 2018 में 1,000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज के हिस्से में गया। इतना पैसा गया, इतना पैसा कोई फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देगा? यानी टोटल लगभग 6,000 करोड़ रुपया कोई फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देगा? उसकी एवज में पार्टी को पैसा मिला होगा। पार्टी को पैसा मिलेगा तो वो राजनीति कर रही होगी, राजनीति का अंदाज इस रूप में कर रही होगी कि उसके लिए किसान मायने नहीं रखता है, या पंजाब का किसान मायने रख रहा है तो हरियाणा के किसान को खड़ा कर देंगे, हरियाणा का किसान भी आंदोलनरत होगा तो उत्तर प्रदेश के किसान को खड़ा कर देंगे, बिहार के किसान को खड़ा कर देंगे, गुजरात के किसान को खड़ा कर देंगे, मध्य प्रदेश के किसान को खड़ा कर देंगे। उसकी एवज में पैसा ही तो देना पड़ेगा, तो दे दिया जाएगा पैसा। तो ये जो मैनेज की स्थिति है, जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश सत्ता, कॉर्पोरेटीकरण और मौजूदा भारत की राजनीतिक सत्ता, इन दोनों परिस्थितियों को अब देखते हुए रास्ता क्या है का सवाल अब आपके जहन में कुछ साफ होगा कि क्यों ये लड़ाई अब कॉरपोरेट से सीधे तौर पर इस देश को लड़नी होगी। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की स्थिति थी 91 की, उसकी उम्र भी लगभग, क्योंकि कोई भी आर्थिक सुधार 25 साल से ज्यादा उसकी उम्र होती नहीं है। ये दुनिया भर के अलग अलग स्टडी है, चाहे वो हार्वर्ड की स्टडी हो, कैम्ब्रिज की स्टडी हो, MIT की स्टडी हो, खुद IMF की अपनी सोच और वर्ल्ड बैंक की अपनी सोच जो है कि रिफॉर्म की स्थिति 25 साल तक रहती है। 91 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हुई और 15-16 तक हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए तो भारत डगमगाने लगा, क्योंकि उसके आगे के रिफॉर्म की सोच सरकारों में नहीं रही। ना इकोनॉमिक रिफॉर्म की सिचुएशन को दुनिया एक्सेप्ट कर पा रही है, दुनिया बार बार वापस लौट रही है, वो उन परिस्थितियों में लौट रही है जहां पर उसको लगने लगा है कि अब मार्केट इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। तो वह अपने संरक्षणवाद को दे रही है, अपने यहाँ के लोगों को बढ़ाना चाह रही है, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाह रही है। उसी के तहत भारत ने भी नारा दे दिया, आत्मनिर्भरता का नारा। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि भारत के भीतर में, चाहे वो लकड़ी से जुड़ी हुई मल्टीनेशनल कंपनी हो, या पावर सेक्टर से जुड़ी हुई मल्टीनेशनल कंपनी हो, या माइनिंग से जुड़ी हुई हो, या एग्रो फील्ड से जुड़ी हुई हो, इस दौर में मल्टीनेशनल कंपनीज भारत के भीतर मार्केट तलाशने के लिए लगातार आ रही है। आत्मनिर्भरता का सिर्फ नारा दिया गया। अब इसके आगे का सवाल है, जब रास्ता क्या है का हम आपसे जिक्र करते हैं, तो किसान कैसी लड़ाई लड़ेगा? सरकार चलती है टैक्स पेयर के पैसे से। टैक्स पेयर वह किसान भी है जो सीमा पर बैठा हुआ है, और टैक्स पेयर वह भी है जो दिल्ली के भीतर परेशान घूम रहा है, कह रहा है रास्ता बंद है। टैक्स पेयर वह भी है जो मंदसौर के भीतर में किसान मारा गया। टैक्स पेयर वह भी है जो गुजरात के कच्छ में